वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 फ्रॉम द यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। और टॉपिक जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज गोइंग टू बी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी इसको हम कह सकते हैं। तो हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स का सिलेबस, और डेडलाइन जिसके लिए हमने क्या बनाई हुई है, डेडलाइन इज 31 ऑफ दिसंबर। तो जो लोग भी क्लास 12th के बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए यहाँ पर जगह है कि आप लोग आएँ और अपने क्लास 12th के फिजिक्स के सिलेबस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंड द हेडिंग दोबारा से रिपीट कर देते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जिस तरीके से हमने अभी कुछ दिन पहले, कुछ लेक्चर्स पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस किया था, जहाँ पर रेजिस्टेंसेस को आप दो तरीके से कंबाइन कर सकते हो, सीरीज में और पैरेलल में, और फिर उसके बाद आप रेजिस्टेंसेस को मिक्स कॉम्बिनेशन में भी लेकर आ सकते हैं कि कुछ रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे होते हैं, कुछ पैरेलल में लगे होते हैं, है ना। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस भी वहाँ पर बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक कुछ वैसे ही यहाँ पर भी है। आप सेल्स को सीरीज में भी कंबाइन कर सकते हैं और पैरेलल में भी कंबाइन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप उनको एज पर द रिक्वायरमेंट उनकी मिक्स ग्रुपिंग भी कर सकते हो, मिक्स कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। लेकिन सेल्स को कंबाइन किया क्यों जाता है, सेल्स को हम ग्रुप्स में क्यों लगाते हैं, ये एक मेन क्वेश्चन है सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज द नीड ऑफ ग्रुपिंग फॉर सेल्स। देखो, कोई एक सेल जो होता है ना, अ सिंगल सेल, ये इसके साथ इसका रेजिस्टेंस भी होगा इंटरनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल। कई बार क्या होता है कि एक सिंगल सेल से उतना करंट हमें नहीं मिल पाता है जितना एक पर्टिकुलर सर्किट में ज़रूरत होती है। सपोज मुझे यहाँ पर एक सर्किट में एक बल्ब वगैरह या दो बल्ब आपको यहाँ पर ऑपरेट करने हैं, बट ये सेल इन दोनों बल्ब्स को जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट है वो नहीं दे पा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इस सेल के साथ एक और सेल कंबाइन करो। और उसे किस तरीके से कंबाइन करें, इसके साथ सीरीज में कंबाइन करें या पैरेलल में कंबाइन करें, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, इस बात पर डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, और पहले हम समझेंगे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। और सीरीज ग्रुपिंग को कंप्लीट करते करते ये भी समझ में आएगा कि सेल्स को सीरीज में कंबाइन कब करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 हेडिंग गोइंग टू बी टुडे इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज। अब यहां पर हम पहले आइडेंटिकल सेल्स के लिए देखेंगे। वी विल बी हैविंग n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। n आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में लगा दो। देखो, कंसीडर n cells, each of EMF E and internal resistance R connected in series। अब सीरीज में इन्हें लगाया किस तरह से जाता है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। सीरीज में सेल्स को लगाने के लिए फर्स्ट सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है दिस, इसको नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट इट विद द पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है नेक्स्ट सेल का, ऑफ द नेक्स्ट सेल। फिर सेकंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल को नेक्स्ट मतलब थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दो, एंड सो ऑन। सपोज ये फर्स्ट सेल है, इसका EMF E, सारे सेल्स का EMF E है ना, और सभी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, R। इस तरीके से आई हैव कनेक्टेड
n सेल्स, ये लास्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल और ये फर्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये फ्री रहेंगे। तो इस तरीके से आई हैव कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर n सेल्स। सपोज ये एक सेल है, ये सेल होता है ना, हमें मार्केट में मिलता है, ठीक है। आप ध्यान से अगर देखोगे, इसके ऊपर प्लस लिखा होता है इस साइड पर और नीचे माइनस लिखा होता है, ओके। तो पॉजिटिव टर्मिनल फर्स्ट सेल का और नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट सेल का। आपको क्या करना है, सेकंड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है, एंड सो ऑन, फिर उसके बाद अगला लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे ये दो सेल का कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे, नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। अब ये हमारे पास एक बैटरी रेडी हो गई है। इस बैटरी का ईएमएफ कितना है, ये हमें चेक करना है। नाउ दिस इज अ बैटरी, इसको मैं एक बॉक्स में कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अगर मुझे इस बैटरी से करंट लेना है तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है इस बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है इस बैटरी का। अब आप इस बैटरी से अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इट कैन बी अ फैन, इट कैन बी अ बल्ब, इट कैन बी अ ट्यूबलाइट, जो भी चीज आपको यहां से ऑपरेट करनी है विद द हेल्प ऑफ अ की। नाउ दिस बैटरी विल provide current to the external resistance if this key is closed। इस की को क्लोज कर दिया है हमने, ओके। अब मुझे चेक करना है कि इस कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ क्या है यहां से यहां तक, जिसको मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ भी बोल सकता हूं। देखो, टोटल ईएमएफ of this combination, तो EMF ऐड होते चले जाएंगे ना। देखो यहां से यहां तक EMF कितना है, E, फिर E and then E। EMF means potential difference, the potential difference between these 2 points is E, then between these 2 points is E। तो between this and this point, चलो इनको नेम लिख देते हैं, A, B, C and so on। So the potential difference between A and B is E, and between B and C is E. So what will the potential difference between the points A and C? E plus E, 2E। तो अगर यहां से यहां तक n सेल्स हैं, so what will the potential difference between the points A and last point को मान लो यहां पर आप Z। तो what will the potential difference between the point A and Z? NE। E plus E plus E कितनी बार ऐड किया है, n टाइम्स ऐड किया है ना। तो अगर मैंने इसको n टाइम्स ऐड किया है तो आई विल राइट Ne। सिमिलरली ऑल दीज इंटरनल रेजिस्टेंसेस, ध्यान से देखिए, ऑल दीज इंटरनल रेजिस्टेंस दे आर इन सीरीज, और सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, सिंपल एडिशन होता है उनका। तो सेकेंड पॉइंट इज गोइंग टू बी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। इस कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, NR, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज R। तो कैन आई से दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस कैसे आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे आर इन सीरीज। ये लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। तो कह सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज NR प्लस R। अब मुझे फाइंड आउट करना है ये करंट कितना है। फ्रॉम द लास्ट क्लास अगर आपको याद हो, करंट कितना होता है, करंट इज गिवन एज, current flowing in the circuit is given as total EMF of the circuit divided by total या equivalent resistance of the circuit। यहां से आएगा टोटल करंट, ठीक है। टोटल
करंट फ्लोइंग या करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये भी बोल सकते हो। इस बैटरी से कितना करंट हमने लिया, कितना करंट हमें मिला। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सो दिस इज गोइंग टू बी टोटल ईएमएफ इज NE, टोटल रेजिस्टेंस इज NR प्लस R। ये करंट आपको मिलेगा इस बैटरी से। अब हमें चेक करने हैं दो कंडीशंस जो यहां पर हो सकते हैं। नंबर 1 कंडीशन रेजिस्टेंस को लेकर, ये हो सकता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो। अगर ऐसा हुआ तो करंट किस तरह से बिहेव करेगा। एंड नंबर 2 कंडीशन कैन बी दैट कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो जाए, तो फिर यह करंट कैसे बिहेव करता है, ये देखना है। देखो चेक करते हैं इसको भी। नाउ 2 स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, फर्स्ट वन इज इफ R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इन सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है NR, और जो हमने बाहर से रेजिस्टेंस लगाया वो है कैपिटल R। वो बाहर वाला रेजिस्टेंस अगर बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर NR प्लस R, तो ये स्मॉल NR इज नेग्लिजिबल इन दिस केस। तो मैं ये कह सकता हूं कि NR प्लस R इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कैपिटल R। इसको आप लगाएं यहां पर, इक्वेशन नंबर 1 कह दो इसको। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, वी गेट I इज इक्वल्स टू, ऊपर तो NE लिखा है, नीचे R। अब ये रिजल्ट हमें क्या चीज दे रहा है, क्या चीज समझा रहा है ये रिजल्ट, इसको अभी देखते हैं। पहले आप सेकंड स्पेशल केस देखो मेरे साथ। सेकंड स्पेशल केस, सेकंड स्पेशल केस में क्या होने वाला है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम रह गया इस बैटरी के, इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के सामने। अगर ऐसा है तो ये रिजल्ट मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा इस तरीके से, NR प्लस R। नाउ बिकॉज दिस कैपिटल R इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू NR, तो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट स्मॉल NR। सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 1। Substituting in equation 1, we get I is equals to NE upon NR. N cancels N, तो I is equals to E upon R. अब देखो यहां पर, दिस इज करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ये करंट तो उतना ही है जितना सिंगल सेल से मिलता, एंड दिस इज करंट, दिस करंट इज n टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ये कितना करंट है देखो, n टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। E अपॉन R इज करंट ड्यू टू सिंगल सेल। अगर आपके पास एक ही सेल हो और आप उसको R रेजिस्टेंस पर लगा दो, तो अभी यहां जो करंट आएगा वो कितना आएगा, I इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यही आएगा ना। इसको ओम्स लॉ कह सकते हो यहां पर आप, ओके। लेकिन अभी क्या आ रहा है, NE अपॉन R, तो n टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। This is the maximum current that can be drawn from this combination under the condition that external resistance is very very large as compared to the internal resistance of this grouping of cells. Means अगर आपके पास external resistance सारे cells के equivalent resistance से ज्यादा है और काफी ज्यादा है, तो आपको फिर इन cells को सीरीज में लगाना चाहिए to have मैक्सिमम करंट, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफ करंट। तो आप यहां पर ये लिखोगे, दिस इज करंट, दिस करंट इज n टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल, एंड दिस इज इक्वल टू करंट ड्यू टू सिंगल सेल। So
So from these two results we can say that if external resistance is much greater than the equivalent resistance of the combination of cells, then to have a strong current, cells should be connected in series. फिर सेल्स को सीरीज में लगाना चाहिए. ओके, इफ R इज ग्रेटर देन वेरी लार्ज देन एन आर, या ये भी कह सकते हो यहां पर आप, इफ R इज वेरी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ द सिंगल सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सिंगल सेल. देखो अगर वो n टाइम्स R से बहुत बड़ा है तो R से तो बहुत बड़ा होगा ही होगा, है ना. तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, अगर आपके पास ये कंडीशन है और आप चाहते हो कि मुझे स्ट्रॉन्ग करंट मिले, मुझे मैक्सिमम करंट मिले अपने सर्किट में, तो फिर आप इन सेल्स को सीरीज में लगाओ और फिर उस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से करंट लोगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग करंट मिलेगा. सो दिस इज सेल्स इन सीरीज, या कह सकते हो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. यहां पर जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि जब आप सेल्स को सीरीज में लगाते हो उन सब का ईएमएफ ऐड हो जाता है और उन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है. तो आपको जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मिलता है उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का ईएमएफ होगा NE और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा NR. दिस इज द ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा. ओके, इसको वीडियो को यहां पर पॉज कर सकते हो और इसको आप कॉपी करो एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक. वो क्या होने वाला है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, या कह सकते हो सेल्स इन पैरेलल. आई होप कि आपने यहां तक कॉपी कर लिया है. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे, एंड दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल. क्या बोल रहे हो कुछ? कि सर आपने जो अभी सीरीज कॉम्बिनेशन सिखाया है उसमें सारे सेल्स आइडेंटिकल क्यों ले लिए हैं? क्या ऐसे सेल्स नहीं हो सकते कि जिनका ईएमएफ अलग अलग हो और वो सीरीज में लगाए जाए? यस बेटा, वो भी हो सकते हैं. तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही जिसमें दो सेल्स अलग अलग ईएमएफ के हों और उनको अगर सीरीज में लगा दिया जाए तो उससे बनने वाली बैटरी का ईएमएफ क्या आएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा. चेक करते हैं इसको कैसे किया जा सकता है. सपोज आई एम हैविंग टू सेल्स. एक सेल है मेरे पास ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 का, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे सेल के साथ सीरीज में ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 के साथ. ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल. नाउ दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स. तो ये एक बैटरी बन गई है ना, दिस इज अ बैटरी. ये एक बैटरी है, ये लो. बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये रहा और पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा. इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूं किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कैपिटल R, तो डेफिनेटली ये करंट तो देगा, है ना. इट विल गिव अस करंट. मुझे चेक करना है कि अब इस कॉम्बिनेशन का ईएमएफ कितना है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है जो अब बैटरी मैंने बनाई है इस तरीके से. देखो अब इधर देखते हैं. क्या आप इस सेल के लिए ये बोल सकते हो कि अगर हमने I करंट यहां से लिया तो दिस करंट I इज फ्लोइंग लाइक दिस ना, ऐसे फ्लो करके जा रहा है. तो ये डिस्चार्जिंग सेल है. डिस्चार्जिंग सेल के लिए हमने लास्ट लेक्चर कौन सा था हमारा, जिसमें हमने सीखा था द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. वहां आपने देखा था ना कि एक सेल अगर डिस्चार्ज होता है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू उसका ईएमएफ माइनस I करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस R. इस रिलेशन से आता है. तो आई कैन यूज दिस रिलेशन फॉर फर्स्ट सेल एंड फॉर सेकेंड सेल. तो अगर मैं इसको लगाऊंगा फॉर सेल 1, मान लो ये वाला सेल है 1 और ये वाला सेल है 2, तो सेल 1 के लिए ये मैं कह सकता हूं कि V1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस I R1.
and for cell 2 V2 is equals to E2 minus IR2. Now what is V1? Terminal potential difference across this, and V2 is terminal potential difference across this. So can I say that the potential difference between the points A and B is V1 plus V2? बोला जा सकता है ना. Total potential difference across the points A and B is V is equals to V1 plus V2. और इसको आप लिख सकते हैं, फिर V1 की वैल्यू लगाएं यहां पर और V2 की वैल्यू लगाएं यहां पर. V इज इक्वल्स टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2. आगे बढ़ते हैं. इट कैन बी रिटन एज V इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 और I कॉमन ले लो, माइनस I कॉमन आएगा, R1 प्लस R2. नाउ वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन. ये वाली जो इक्वेशन होती है के क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू EMF ऑफ द सेल माइनस करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस. अगर ये मेरे पास रिलेशन इस कॉम्बिनेशन के लिए है, जिस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट EMF आएगा E और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R, such that current I is passing through it, current I is drawn from this combination, then I can say that the value of equivalent EMF is E1 plus E2 and the value of equivalent resistance of this battery is R1 plus R2. Equivalent EMF of the cell having two cells of different EMF, है ना. Equivalent EMF of the battery, इसको बैटरी बोलेंगे, सेल नहीं बोलेंगे. Now it is a battery, it is a battery, yeah, it is a combination. Equivalent EMF of the combination having two cells of different values, and this is equivalent resistance of the combination of the battery having two cells of different internal resistance. तो ये आपका आंसर आ गया. सिंपल सी चीज है. अगर आपने दो सेल्स जिनकी वैल्यू अलग अलग EMF होती है और जिनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग वैल्यू वाला होता है, उनको कंबाइन करके एक बैटरी बनाई है, तो उस बैटरी का इक्विवेलेंट EMF होगा E1 प्लस E2 और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2. नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज दैट कि अगर मैं इन सेल्स से बैटरी इस तरीके से बनाता, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऐड नहीं करना है, इस बार नेगेटिव के साथ ही नेगेटिव ऐड कर दिया है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ये R1, E1, E2. तो क्या करोगे अब आप इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट EMF बताने के लिए और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बताने के लिए सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं. सेम स्टेप्स. आपका रिजल्ट मैं बता दूं क्या आएगा, बस यहां पर E1 माइनस E2 आएगा और रेजिस्टेंस तो सेम आएगा. ट्राई इट योरसेल्फ. ओके, तो चलो मैंने आपको दो डिफरेंट सेल्स सीरीज में कंबाइन करके दिखा दिए हैं. अब हमें क्या करना है आगे? अब हमें करना है पैरेलल. यहां पर वीडियो को पॉज कीजिए, इसको कॉपी करना चाहते हैं इसको भी कॉपी कर लीजिए, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, सेल्स इन सीरीज लिखेंगे. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी लिख सकते हो. सेल्स इन पैरेलल, सॉरी, सेल्स इन पैरेलल. सेल्स इन पैरेलल लिखा है मैंने. आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब हम फिर से आइडेंटिकल सेल्स लेंगे और उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. कितने आइडेंटिकल सेल्स लें? आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो. मैं लूंगा M सेल्स. कंसिडर M आइडेंटिकल सेल्स. Consider M identical cells. Each of
EMF E and internal resistance are connected in parallel. अब सेल्स को पैरेलल में कैसे लगाएंगे? वही रूल जो पैरेलल में लगाने का होता है, जैसे रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया जाता है। अगर आप चाहते हो कि ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लग जाए तो क्या करना होगा? उनके एक साइड के टर्मिनल को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी साइड के टर्मिनल्स को दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसी तरीके का पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल्स के लिए हो जाएगा। सपोज आई एम हैविंग दिस सेल ऑफ EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। इन सभी सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल उठाओ, ये सेकंड सेल है ऑफ EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल उठाओ, एंड सो ऑन। थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, एक आएगा nth सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। सबका पॉजिटिव टर्मिनल उठाओ, एक साथ कनेक्ट कर दो एक ही पॉइंट पर, मान लो A। ऐसे ही इन सबका नेगेटिव टर्मिनल लो और सबको एक साथ कनेक्ट कर देना है एट वन पॉइंट एंड लेट दैट पॉइंट इज B। नाउ दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, और ये कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास एक बैटरी। नाउ दिस इज अ बैटरी, एक ऐसी बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल A है और नेगेटिव टर्मिनल B है। आपको इस बैटरी से करंट लेना है तो आप इस बैटरी पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R विद द हेल्प ऑफ अ की K। की को क्लोज करोगे तो यू विल गेट अ करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। सपोज हमने इस बैटरी से जो करंट ड्रॉ करा वो I है, तो वो I करंट ऐसे फ्लो करता हुआ वापस बैटरी में चला जाएगा। अब हमें पता करना है कि इस बैटरी का इक्विवेलेंट EMF कितना है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। फिर हम चेक करेंगे कि जो ये बैटरी करंट देती है वो करंट कैसे बिहेव करता है। चलिए करते हैं इसको भी। अब देखें यहां पर ऑल दीज सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल ब्रांचेस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है ना, आपको याद है। अगर एक रेजिस्टेंस R1 है, एक R2 है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो दे विल हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसका V है तो इसका भी V है। इट इज बिकॉज दो पॉइंट्स के बीच का पाथ कुछ भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है ना उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। सेम विल बी द कंडीशन ओवर हेयर। दीज आर द टू पॉइंट्स। इनके बीच में आप देखोगे तो यहां से भी पोटेंशियल डिफरेंस E है, यहां से भी E है, यहां से भी E है, किसी भी पाथ से देखो E है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा? E रहेगा। ठीक, आपने कितने ही सेल्स पैरेलल में लगा दिए हो, लेकिन टोटल EMF ऑफ दिस कॉम्बिनेशन क्या है? ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। Total EMF of this combination is going to be E. It is going to be E. अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस चेक करते हैं। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में लगाए जाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आपको याद है क्या आता है? 1/R1 + 1/R2। लेकिन अगर ये सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल वैल्यू के हों तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का आता है R/2। अगर ये 3 है तो R/3, 4 है तो R/4, एंड इफ equal resistances are connected in parallel and their number is M, so what will be the equivalent resistance? So total internal resistance, this equivalent resistance is going to be R by M. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is capital R. So what is going to be the total resistance of this circuit? Total resistance of circuit
internal resistance plus external resistance. Okay, and if I is the current drawn from this battery, then I can say that current drawn from this combination of cells. कैसा कॉम्बिनेशन है बच्चों ये? This combination is parallel combination of cells, is given as I is equals to total EMF upon total resistance of the circuit. And what is the total EMF? Total EMF is E and total resistance is R by N plus R. तो ये करंट आएगा. क्या मैं इस रिलेशन को नीचे एलसीएम लेने के बाद ये भी लिख सकता हूं? NE अपॉन R प्लस NR. ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेकर देखिए इस स्टेप का. R प्लस NR अपॉन N, और ये N ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का भी जो डिनोमिनेटर होता है वो एक्चुअल में न्यूमरेटर होता है. डिनोमिनेटर का भी जो डिनोमिनेटर होता है वो एक्चुअल में न्यूमरेटर होता है. याद रखना इस चीज को. सपोज अगर कहीं लिखा है x अपॉन ए बाय बी, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर एक्चुअल में न्यूमरेटर होता है. ये चीज याद रखिएगा. तो अभी हमारे पास एक ऐसा रिलेशन आ गया है जहां से हम थोड़ा इस करंट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि ये करंट कैसे बिहेव करता होगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ द सर्किट. चलिए देखते हैं, स्पेशल केसेस देखेंगे. स्पेशल केसेस. Again we are going to discuss two special cases over here. पहला स्पेशल केस, if internal resistance is very large as compared to internal resistance of the combination R by N is very large as compared to एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ये चीज करेंगे हम. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये हो रहा है तो R बाय N प्लस R विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू R बाय N. देखो ध्यान से, R बाय N प्लस R विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू R बाय N. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इसको 2a मान लो, इसको 2b मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है. बस इसका एलसीएम लेकर आपने ये लिख दिया था. ठीक है ना. तो सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 2 में. सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, कोई सी भी 2 में कर दो, 2a में कर दो, 2b में कर दो, आपका मन है. चलो 2a में करते हैं. तो आई विल गेट I इज इक्वल्स टू E अपॉन R बाय N या फिर N टाइम्स E अपॉन R. चेक करो व्हाट इज दिस. दिस इज n टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल, जैसे अभी अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको बताया था मैंने, है ना. सो दिस इज n टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल. दिस इज n टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल. इट मीन्स अगर आप चाहते हो कि एक स्ट्रॉन्ग करंट मिले उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से जो पैरेलल में लगाए गए हैं, तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से स्ट्रॉन्ग करंट आपको तभी मिल पाएगा जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो. इफ R is very very less as compared to R by N, very very less as compared to R by N, only then you are going to get a strong current from this combination of cells. Okay, next सेकेंड में क्या हो सकता है? इफ R बाय N, मतलब इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, वो कम रह जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से. तो अब आप क्या लिखोगे? नाउ आई कैन से दैट R बाय N प्लस R इज ऑलमोस्ट इक्वल टू R. जैसे ही मैं लिखूंगा ऑलमोस्ट इक्वल टू R और इसको सब्सटीट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2, I will get that I is equals to E upon R. चेक करो, E upon R, and this is nothing but current due to single cell.
इट मीन्स अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के सामने, तो फिर आपको इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से जो करंट मिलेगा वो उतना ही मिलेगा जितना एक सेल से मिलता है। मतलब फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपके लिए यूजलेस है। यहां पर भाई इतना ही करंट एक सेल से मिल रहा था, इतना ही करंट आपने इतने सारे सेल्स लगाए तब मिला, तो क्या यूज हुआ इस कॉम्बिनेशन का? तो आप कह सकते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यूजफुल होता है उस केस में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो आप स्ट्रॉन्ग करंट ले सकते हो। और सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल होता है उस केस में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो आप उस केस में वहां पर बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करा सकते हो। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन का एडवांटेज है। ये कह सकते हो कि इन दोनों कॉम्बिनेशन का अपना अपना अलग अलग यूज है। ठीक है, तो अभी आप इसको भी वीडियो पॉज करेंगे और ये पूरा टॉपिक कॉपी करें और समझकर कॉपी करें, टीपना नहीं है, समझकर कॉपी करना है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम कि अगर दो सेल्स अलग अलग वैल्यू के हों, ईएमएफ अलग है E1, दूसरे का ईएमएफ अलग है E2, उनको पैरेलल में लगाएंगे तो उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। कि आपने यहां तक कॉपी कर लिया है, चलिए इसको रब करते हैं। चलिए अब एक ऐसा एग्जाम्पल या एक ऐसा क्वेश्चन लेना है जिसमें आई एम हैविंग टू सेल्स, ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और दूसरा सेल है मेरे पास ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 वाला। इन दोनों के नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दिया है और पॉजिटिव टर्मिनल को भी एक साथ कनेक्ट कर दिया है, सो दैट द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब मुझे चेक करना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ये जो एक बैटरी बन गई है, इस बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा और इस बैटरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये मुझे चेक करना है। चेक करेंगे, सपोज यहाँ से ये कॉम्बिनेशन आई करंट देगा एक्सटर्नल सर्किट में। चलो एक एक्सटर्नल सर्किट बना ही देता हूँ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ये इस तरीके से आई करंट हमने इससे ले लिया, तो ये आई करंट ऐसे जाएगा यहाँ पर। अब देखो इस आई करंट के सामने यहाँ दो पाथ अवेलेबल हैं। सपोज ऊपर वाली ब्रांच से I1 करंट जा रहा है लाइक दिस, नीचे वाली ब्रांच से I2 करंट जा रहा है लाइक दिस, और फिर से ये दोनों करंट यहाँ से कंबाइन करेंगे और करंट I बनकर यहां से निकल जाएंगे। सिंपल है ना। चलिए ठीक है, अब इसको चेक करेंगे। सबसे पहली चीज मुझे इतना तो मिल गया कि ये जो I है, दिस I है ना, ये I, दिस I इज एक्चुअली I1 प्लस I2, क्योंकि देखो I करंट के ही दो पार्ट हुए ना, I1 और I2, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इतना तो मुझे मिल गया है। ये मेरी एक बहुत काम की इक्वेशन होगी अभी यहां पर। नाउ फॉर दिस, ये भी डिस्चार्जिंग सेल, ये भी डिस्चार्जिंग सेल, और डिस्चार्जिंग सेल के लिए आप क्या लिख सकते हो? मैं लिखूंगा पहले फॉर सेल 1। मान लो ये वाला सेल है मेरा पहला सेल, 1 सेल, और दिस सेल इज सेकंड सेल, सेल 2, सेल 2। तो सेल 1 के लिए मैं लिख सकता हूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस IR। याद है ना, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 है, इसका ईएमएफ E1 है, I तो I1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, लिख दिया। अच्छा पहले यहां से I1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू I1। I1 की वैल्यू देखोगे आप यहां से अगर, तो द वैल्यू इज गोइंग टू बी E1 माइनस V1। I1 R1 को इधर ले आओ। चलो मैं आपको स्टेप्स करके दिखा देता हूं, कंफ्यूज ना हो जाओ। I1 R1 को इधर ले आओ, E1 माइनस V1, I1 की वैल्यू हो गई है E1 माइनस V1 अपॉन R1, ये I1 की वैल्यू हो गई है। इसी तरीके से मैं फॉर सेल 2 लिखूंगा।
V2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2, और यहां से I2 की वैल्यू बिल्कुल जैसे I1 की लिखी है ना वैसे लिखी जाएगी, E2 माइनस V2 अपॉन R2, E2 माइनस V2 अपॉन R2। ये I1 और I2 की जो वैल्यूज हैं इनको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में और हमारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से देखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1 करते हैं सब्स्टिट्यूट। I इज इक्वल्स टू I1 E1 माइनस V1 अपॉन R1, है ना, अपॉन R1 प्लस I2 E2 माइनस V2 अपॉन R2। ये हो गया यहां पर। आगे बढ़ो, I इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 को अलग कर लो, माइनस V1 अपॉन R1 को अलग कर लो, प्लस E2 अपॉन R2 को अलग कर दो, प्लस माइनस माइनस V2 अपॉन R2 को भी अलग कर दो। E और E वालों को एक साथ लेकर आने की कोशिश करते हैं। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, माइनस कॉमन करते हैं, V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2। एक रिलेशन यहां तक तो आ गई हमारी। अब ध्यान से चेक करना क्या जो मैं कह रहा हूं वो सही है। V1 इज इक्वल्स टू V2, V1 इज इक्वल्स टू V2 है यहां पर। देखो ध्यान से, A और B पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस पाथ से देखोगे तो V1 है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। भाई देखो आप, इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस सेल का ये नेगेटिव टर्मिनल है। ध्यान से देखिए इस चीज को। और सेल के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इट इज इन यूज, अब ये यूज में है ना, आई करंट फ्लो कर रहा है। लास्ट लेक्चर देखा होगा तो ही समझ में आएगा, अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो ये चीज समझ में नहीं आने वाली है। तो दैट इज वाई मैं हमेशा बोलता हूं लेक्चर्स को सीज में, सीक्वेंस में देखो बच्चों, जंप करके कहीं मत पहुंचो, है ना। और जहां पर लास्ट लेक्चर्स की कोई भी चीज लगती है वहां तो मैं आपको बताता हूं कि ये अब यहां पर लास्ट लेक्चर का कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो माय रिक्वेस्ट टू यू इज दैट आप जाएं और हेडिंग लिखें ऊपर यूट्यूब सर्च बार में, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। आगे चैप्टर का नाम लिखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, आगे लिखो फिजिक्स सीखो, आपको लेक्चर मिल जाएगा जहां पर मैंने ये सब चीज बहुत डिटेल में बताई है जो अब यूज होने वाली है। नाउ द सेल इज इन यूज, तो सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस इक्वेशन से दिया जाता है। लेकिन चेक करो, ए और बी पॉइंट ही इस सेल के टर्मिनल्स हैं और ए और बी पॉइंट्स नीचे वाले सेल के टर्मिनल्स भी हैं। इस सेल के अकॉर्डिंग ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसके अकॉर्डिंग V2 है। बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल ऑलवेज रिमेन सेम, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो V1 और V2 तो सेम रहा होगा ना। तो यहां पर अब आप ये यूज करने वाले हैं, V1 इज इक्वल्स टू V2, ये आप पैरेलल के लिए बोल सकते हैं, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो V1 इज इक्वल्स टू V2, मैं इसकी जगह V लिख दूं और V को यहां से कॉमन ले लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस रिलेशन में। तो अब आप देखिए यहां पर ये V इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू V2, तो मैं यहां से V1 और V2 दोनों की जगह V लिखूंगा तो V को कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेंगे और इस वाले ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे, इस ब्रैकेट में भी कॉमन लेने के बाद एलसीएम लेंगे। ध्यान से देखो अब, तो I इज इक्वल्स टू, यहां पर एलसीएम अगर ले लिया जाए, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, इस ब्रैकेट का एलसीएम डन, माइनस V कॉमन ले लो। V कॉमन लेने के बाद 1/R1 प्लस 1/R2 का एलसीएम लूंगा तो R1 R2 और R1 प्लस R2 ये हो गया।
इसको इधर ले आओ और I को उधर भेजो। V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। एंड फाइनली इस रिलेशन को, इस वाले ब्रैकेट को उधर भेजना है। उधर कैसे भेजोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं। R1 R2 ऊपर जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे जाएगा। और जब आप ये करोगे तो ये चीज इस टर्म के साथ भी होगी और इस टर्म के साथ भी होगी। एंड फाइनली यू विल गेट दैट V इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1। अब देखो R1 R2 ऊपर जाएगा तो वो R1 R2 इस R1 R2 से कैंसिल होगा और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा, R1 प्लस R2। ओके, माइनस I, क्रॉस मल्टीप्लाई उसके साथ भी करा दो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज द फाइनल रिलेशन, जिसको मैं कंपेयर करूंगा विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ डिस्चार्जिंग सेल के साथ। तो कंपेयर करने पर मुझे दिख रहा है इक्विवेलेंट ईएमएफ है ये। इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज E is equals to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2, and equivalent internal resistance of this combination is R is equals to R1 R2 upon R1 plus R2। ये रिजल्ट आ गए जो आपको याद कर लेने चाहिए। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ है और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। देखो रेजिस्टेंस तो वही पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो आंसर होता है ना, वही आ गया है। रेजिस्टेंस तो पैरेलल में ही है ना, तो इन दोनों का पैरेलल का आंसर क्या आता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी। ऐसी बैटरी जिसमें दो अलग अलग वैल्यू के सेल लगाए गए हों, उस बैटरी का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस will be given by the parallel combination of these two resistances only, and that is R1 R2 upon R1 plus R2। और उस बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, जिसके ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हो E1 और E2, उसके लिए आंसर आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब चेक करो, अगर इसी रिजल्ट में मैं ये कह दूं कि लेट दीज टू बैटरीज आर आइडेंटिकल, तो इनका E1 E2 E और इनका R1 R2 भी R, तो क्या रिजल्ट वही आ जाएंगे जो आइडेंटिकल सेल्स का अभी हमने करा था? चेक करके देखना आप खुद ही, ठीक है, रिजल्ट वही आएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड्स के एग्जाम्स में मैंने देखा भी है। क्लास 12 में स्पेशली स्टेट बोर्ड्स एग्जाम की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन देखा जाता है कि ये क्वेश्चन एक रेगुलर क्वेश्चन है कि अगर दो सेल्स अलग अलग ईएमएफ की वैल्यू के कनेक्ट कर दिए जाएं तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल के दिखाओ, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर दिखाओ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं फिलहाल, क्योंकि अगर मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर में मिक्स्ड ग्रुपिंग कराऊंगा तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। मिक्स ग्रुपिंग के लिए रखते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर को। अभी इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। आपका काम है यहाँ तक वीडियो को पॉज करके इन सारे नोट्स को कॉपी करिए, मेंटेन कीजिए अपने नोट्स, और हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ऐसी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स जहाँ पर कुछ सेल्स को सीरीज में लगाया जाएगा और कुछ को पैरेलल में लगाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।